हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस विद अंशु। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज एनपीए, जिसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसके बारे में जितना भी डिटेल्स था वो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मेरे चैनल का नाम है t.me अंशु IBPS। यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स जो होते हैं, जो भी मैं वीडियो में पढ़ाती हूँ, वो सब आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इसको कहते हैं हम। और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो एनपीए होता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो उस एनपीए को रिकवर करने के लिए बैंक किसका यूज करते हैं? सरफेसी एक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। और ये एक्ट कौन सा है आपका? 2002। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि सरफेसी एक्ट जो था वो कौन से ईयर में आपका आया था। तो 2002 आपको याद रखना है, ये आया था। इसका फुल फॉर्म हम समझ गए, द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 क्या अलाउ करता है? अलाउ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे बैंक्स होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टू सीज एंड सेल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज। किस चीज के लिए अलाउ करता है? कि टू सीज यानी कि उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, एंड सेल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफॉल्टर्स। तो डिफॉल्टर्स कौन होते हैं? वो लोग जो जानबूझकर बैंक का लोन उसको वापस नहीं करते। तो ऐसे लोग जो अपना लोन वापस नहीं कर रहे हैं उनको हम कहते हैं डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो डिफॉल्टर्स टू रिकवर लोन्स, यानी कि उनसे अपने लोन को रिकवर करने के लिए बैंक क्या कर सकता है? उसको सीज कर सकता है, या उस रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। तो ये जो प्रावधान बैंक को, ये जो परमिशन मिलती है, तो ये परमिशन बैंक को किस एक्ट के थ्रू मिलती है? सरफेसी एक्ट के थ्रू मिलती है। ठीक है, चलिए इन सिंपल वर्ड्स, इन इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होगा? बैंक यूटिलाइज दिस एक्ट टू रिकवर लोन्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपको पता है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉस में है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और कोविड-19 की वजह से वैसे ही लोग अपने ईएमआईज़ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बैंक क्या कर सकता है? इस तरह का जो एक्ट होता है उससे वो क्या करता है? बैंक यूटिलाइज दिस एक्ट टू रिकवर लोन्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट दिस एक्ट डजंट अप्लाई टू अनसिक्योर्ड लोन्स। अब दो तरह के लोन्स हमारे पास होते हैं, तो वो आपको समझना क्या है। एक तो होते हैं हमारे पास सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन्स किसको कहते हैं? जिसके अगेंस्ट हम क्या रखते हैं? कोलेट्रल रखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमने गिरवी रखी है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोलेट्रल होगा तो बैंक के पास क्या होता है कि वो इस कोलेट्रल को सीज करके अपने लोन को रिकवर कर सकता है। तो इस तरह के लोन को हम क्या कहते हैं? सिक्योर्ड लोन कहते हैं। दूसरा लोन कैसा होता है? अनसिक्योर्ड लोन, यानी जिसके अगेंस्ट कोई भी कोलेट्रल नहीं होता। तो इस तरह के लोन्स में रिस्क क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पर्सनल लोन। तो जितना भी पर्सनल लोन आप लेते हैं उस पर आपने देखा होगा कि हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 12 to 20% के बीच होती है। 15%, 18% इस तरह का इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा किस पर अप्लाई नहीं होगा? अनसिक्योर्ड लोन्स बिलो ₹1 लाख, और इन द केसेस वेयर द डेट इज बिलो देन 20% ऑफ द गिवन लोन। यानी कि अगर आपका डेट जो है वो 20% है किसका? गिवन लोन का। यानी कि आपका जो बचा हुआ अमाउंट बचा है, वो जितना लोन आपने लिया है उसका केवल 20% बचा है, तब भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपके लोन का जो है वो अनसिक्योर्ड है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपके लोन का अमाउंट 1 लाख रुपीज से कम है
तब भी आपके ऊपर ये सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं कर सकता है कोई भी बैंक। उसके बाद क्या है, बैंक्स कैन सीज एंड सेल द कोलेट्रल प्रॉपर्टीज। बैंक सीज कर सकता है, सेल कर सकता है कोलेट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफॉल्टर विदिन 60 डेज ऑफ डिमांडिंग रीपेमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि जितने दिन में उसने रीपेमेंट को बोला है उसके 60 डेज के अंदर, यानी कि 60 डेज प्रायर उसको बैंक को पहले बोल डिमांड कर रहा है अगर वो डिफॉल्टर से, तो विद इन 60 डेज वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या कर सकता है, रीपेमेंट की डिमांड कर सकता है, किससे, डिफॉल्टर से। और उसकी प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है, उसकी कोलेट्रल प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन। अब देखो तीन पार्ट इसमें आते हैं। पहला पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने बैंक के पास गिरवी रखी है, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीधा सीधा सीज कर लेगा, यानी कि उसको जब्त कर लेगा। इसी को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स और एग्रीमेंट। ठीक है, आपको किसी भी तरह के बॉन्ड्स उसके अगेंस्ट इशू करता है कई बार। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब कि कुछ भी आपने उसके बदले कुछ भी गिरवी रखा है बैंक के पास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब टेक नेसेसरी मेजर्स फॉर डेट रीस्ट्रक्चर, सेटलमेंट, सेल एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी रिकंस्ट्रक्ट करना आपके फाइनेंशियल एसेट्स को, यानी कि आपके एसेट्स को जो भी उससे लॉस हुआ है, जो भी बैंक को आपके लोन से लॉस हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करेगा। और उसको सीज करने के बाद उससे कोशिश करेगा उसको रिकवर करने की, या फिर जो भी आपका एसेट है उसको किस तरीके से वो यूज करेगा जिससे वो अपने लोन को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। वो कैसे करता है, डेट रीस्ट्रक्चर। डेट रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है, देखो अगर जैसे कोई कंपनी है, एक स्कीम आई थी पहले जिसको कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी कहते थे। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे कोई कंपनी है उसने बहुत बड़ा लोन लिया और वो लोन वापस नहीं कर पा रही है, तो बैंक उसके जो आरबीआई है उसके पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है उसको क्या कर लेता है, वो रिस्ट्रक्चर कर लेता है। यानी कि उसमें अपनी 51% पार्टनरशिप वो अलाउ कर लेता है, उसका मैनेजमेंट एक्वायर कर लेता है, फिर उसको वो ऑपरेट करता है, या उस कंपनी को के शेयर्स को वो किसी दूसरी कंपनी को सेल करके अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जैसा ही आरबीआई की गाइडलाइंस होंगी टाइम टू टाइम, तो वो आपके अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करेगा। कैसे करेगा, या तो वो आपसे कोई सेटलमेंट करेगा या वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेल करेगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी कि एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द क्रेडिटर विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि अब आपकी प्रॉपर्टी और बैंक के बीच में कौन आ गया, यहाँ पर कोर्ट आ गया। तो कोर्ट जैसा डिसीजन लेगी उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को वो एनफोर्समेंट करेगा, यानी कि उसको सीज करेगा, उसको एक्वायर करेगा, उसको इंटरवेंशन यूज करेगा यहाँ पर किसका, कोर्ट का। तो उसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट हुआ था इसमें देखो। तो इन 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ वेयर कोऑपरेटिव बैंक्स विल फॉल अंडर सरफेसी एक्ट 2002। यानी कि 2013 से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे वो इसके अंडर नहीं आते थे, लेकिन अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफेसी एक्ट का यूज कर सकते हैं। दिस एक्ट वाज अमेंडेड अगेन बाय एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस अमेंडमेंट बिल 2016 के अकॉर्डिंग इसको क्या किया, दोबारा से अमेंड किया गया और कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंडर रखा गया। अब यहाँ से आपको याद रखना है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेशन टू सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो किस केस में आप नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसके केस में नहीं कर सकते। लोन लेस देन ₹1 लाख, अगर आपके पास 1 लाख रुपए से कम का लोन है तो भी आप प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। एंड केसेस वेयर 80% ऑफ द लोन्स इज रीपेड बाय द बोरोवर्स। और उस केस में सपोज किसी ने आपसे 100 रुपीज का लोन लिया और उसमें से आपने 80 रुपए उसको वापस कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस 20 रुपए के लिए वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सीज कर देगा। तो तीन कंडीशन हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किस केस में सिक्योरिटीज इंटरेस्ट नहीं हो सकता, जहां पर एग्रीकल्चर लैंड होगी और आपके लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए से कम होगा, या फिर आपका जो लोन का 80% अमाउंट आप क्या कर चुके हो, रीपे कर चुके हो। ठीक है, इसमें एक प्रोविजन और आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी
बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज करेगा तो वो आपको प्रायर 60 डेज एक नोटिस भेजती है। जैसे आपको प्रॉपर्टी वो सीज करने वाला है तो 60 दिन पहले बैंक आपको एक नोटिस भेजता है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, उसको वो सीज कर लेगा और फिर उसको वो सेल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप गाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहा हो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है उनके लिए तो फुल फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और वैसे भी ये आपके लिए इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।